मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 यूनिट फर्स्ट से एक टॉपिक एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कृषि प्रदेश लेकर के आया हूं। इस टॉपिक से मिलता जुलता या कहूं तो इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी बातें पहले के क्लास में 2 क्लास में हुई है, जिसमें पहला क्लास में मैं बताया था कि रीजन क्या होता है, कोई प्रदेश क्या होता है, फिर और कृषि प्रदेश का कॉन्सेप्ट बताया था। दूसरे क्लास में मैं बताया था कि कृषि प्रदेश के निर्धारण की अवधारणा एवं तकनीक के बारे में चर्चा किया था। और जो आज का जो तीसरा क्लास है इस सीरीज का, इसके अंतर्गत आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विश्व का जो कृषि प्रदेश है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। और जैसा कि आपको पता है कि विश्व का कृषि प्रदेश का जो बांटने का काम है, जो सबसे ज़्यादा सटीक और सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो है अब तक का, वह व्हिटलिशी महोदय का है। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि व्हिटलिशी महोदय जो है कृषि प्रदेश और कृषि प्रकार की का जो है उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो कृषि प्रकार का जो है विश्लेषण कृषि विधि पर आधारित, और जब वहीं कृषि प्रदेश का विश्लेषण कृषि उपज पर आधारित मान करके उसने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और विश्व को कृषि प्रदेशों में निर्धारित करने के लिए 5 तत्वों को उसने आधार माना था, जिसमें था कृषि फसलों तथा पशुओं का पारस्परिक संबंध, यह पहला था। दूसरा था कृषि उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा था कृषि में उपज, श्रम, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप। और पांचवा कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र एवं उपकरण तथा आवास संबंधी दशाएं। इसके साथ ही मैं आपको यह बताया था कि व्हिटलिशी द्वारा वर्गीकृत कृषि प्रकार एवं कृषि प्रदेश का जब हम वर्णन करते हैं तो पाते हैं कि उसने विश्व को जो है 13 कृषि प्रदेशों में और 13 कृषि प्रकार क्षेत्र में विभाजित किया है। तो अब आइए कि आज हम चर्चा करें उसमें से। आज का जो क्लास होगा इसमें हम कोशिश करेंगे कि विश्व का कृषि प्रदेश को आपको बताएं, लेकिन चूंकि यह 13 भाग में बांटा गया है तो एक क्लास और मैं इसमें लूँगा जिसमें आपको पूरा यह कंप्लीट करूँगा। आज मैं इसमें जो आपको बताऊंगा वह मुख्य रूप से जो चर्चा होगा मेरा, उसमें मैं बताऊंगा पहला चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा बताऊंगा मैं आपको स्थानांतरित कृषि प्रदेश, तीसरा बताऊंगा प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, और चौथा है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। और फिर मैं आपको बताऊंगा पांचवा चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि। इतना का मैं आज चर्चा करूंगा। बाकी का जो है, जैसे छठा है वाणिज्यिक बागानी कृषि, सातवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, आठवां है वाणिज्यिक अन्य उत्पादक कृषि प्रदेश, नवां है वाणिज्यिक पशुपालन प्रदेश, 10वां है वाणिज्यिक पशुपालन एवं शस्योत्पादन प्रदेश, और 11वां है निर्वहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, 12वां है वाणिज्यिक दुग्ध पशुपालन प्रदेश, और 13वां है व्यापारिक उद्यान या विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो आज जो मैं चर्चा करूंगा आपसे, मुख्य रूप से आज चर्चा होगा मेरा यह चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि प्रदेश तक चर्चा करूंगा, और फिर बाकी का चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। तो आइए, पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग रीजन।
वे आदिम लोग जो प्रायः चारागाह, जल, भोजन आदि की खोज में अपने परिवार, पशुओं तथा आवश्यक सामानों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थानों की ओर स्थानांतरित होते रहते हैं और कभी भी अस्थायी निवास नहीं बनाते हैं, उन्हें चलवासी कहते हैं। और ये लोग ही जो है अपने साथ पशुओं का पालन करते हैं और अपने साथ जहाँ भी जाते हैं वह पशु को साथ साथ लेकर के चलते रहते हैं। अब इसका वितरण देखें तो चलवासी पशुचारण उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व तथा मध्य एशिया के शुष्क तथा अर्धशुष्क भागों में प्रचलित है। अफ्रीका में पश्चिमी अफ्रीकी सवाना प्रदेशों के फुलानी, पूर्वी अफ्रीका के मसाई, इथियोपिया एवं सूडान के न्यूबा, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका के बांटू तथा होटेनटाट, सहारा के तुआरेग तथा सऊदी अरब के बद्दू प्रमुख चलवासी पशुचारक वर्ग हैं। मध्य एशिया में कैस्पियन सागर से लेकर मंगोलिया तथा उत्तरी चीन तक किर्गिज, कज़ाक एवं कालमुक प्रमुख चलवासी पशुचारक हैं। साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में याकूत, समोयड तथा कोरियाक एवं स्कैंडिनेविया के लैप्स भी चलवासी पशुचारक रहे हैं, किंतु अब इन्होंने अस्थायी जीवन अपना लिया है। अब इसकी विशेषताएं देखें। चलवासी पशुचारण प्रदेश का विशेषताएं हैं जो कि उसे अन्य प्रदेशों से अलग करता है। चलवासी पहला है इसमें विशेषता, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसे पशुपालन का मूल रूप कहा जा सकता है। दूसरा है यह शुष्क प्रदेशों के दोहन का एक निर्वाहक रूप है जिसमें भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। तीसरा है यह पशुपालन का ऐसा स्वरूप है जिसमें पशु झुंड प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर करते हैं। चौथा है चलवासी पशुचारक अपने जीवन के लिए प्रधानतः पशुओं पर निर्भर करते हैं। पांचवा है चलवासी पशुचारक निरंतर या रुक रुक कर स्थानांतरण करते रहते हैं। अब दूसरा है स्थानांतरी कृषि। तो स्थानांतरी कृषि यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली आदिम प्रकार की कृषि पद्धति है जिसमें थोड़े थोड़े समय अंतराल प्रायः 2 से 3 वर्ष पर खेत बदल दिए जाते हैं। कुछ प्रदेशों में खेत के साथ साथ निवास स्थान भी बदलते रहते हैं, किंतु जहाँ भूमि अपेक्षाकृत उर्वर होती है निवास स्थान अस्थायी होते हैं और केवल खेत को बदल दिया जाता है। बोई गई फसलों में मक्का, ज्वार, बाजरा, धान आदि प्रमुख होते हैं। अब यदि स्थानांतरित कृषि प्रदेश का विश्व में वितरण देखें तो भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में इस प्रकार की स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि, श्रीलंका में चेना, मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लदांग, फिलीपींस में कैंगिन, रोडेशिया में मिल्पा, सूडान में नागासू आदि नामों से इसको जाना जाता है। अब है कि स्थानांतरित कृषि की यदि विशेषताएं देखें, प्रमुख विशेषताएं, तो पहला है प्रायः कृषक वनों को जलाकर भूमि को साफ करते हैं तथा दूसरा है इस प्रकार साफ की गई भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं तथा बाद में इसे कई वर्षों के लिए परती छोड़ देते हैं। अब तीसरा जो आपका कृषि प्रदेश है वह है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश। यह भी एक प्रकार का जीवन निर्वाहन कृषि है। इसमें कृषक अस्थायी रूप से रहकर परंपरागत ढंग से कृषि कार्य करते हैं। प्रारंभिक अस्थायी कृषक मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते हैं। इस कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, अस्थायी बंजर भूमि की बहुलता होती है। दूसरा, कृषि भूमि की उत्पादकता में क्रमिक ह्रास होता है। इसके कारण सघनता से कृषि करने के बावजूद वह जीवन निर्वाह कृषि के रूप में ही सीमित रह जाता है। अब यदि प्रारंभिक अस्थायी कृषि का वितरण देखें तो यह अधिकांशतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सीमित है। तो ये हमने देखा कि पहला मैं बताया आपको कि चलवासी पशुचारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। दूसरा बताया स्थानांतरी कृषि प्रदेश
और तीसरा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश। और अब मैं जो चर्चा कर रहा हूं वह है चौथा, चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश। तो इस प्रकार की कृषि सीमित भूमि और अधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में की जाती है। इसमें मुख्यतः खाद्यान्नों का उत्पादन स्थानीय उपभोग के लिए किया जाता है। अब यदि इसका वितरण देखें तो कृषि के प्रधान क्षेत्र मानसून एशिया हैं, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, चीन, जापान आदि देशों में इस प्रकार की खेती की जाती है। अब इस कृषि की थोड़ी विशेषताएं देखें तो प्रमुख विशेषता में पहला होगा खाद्यान्न फसलों में चावल की प्रधानता, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है श्रम प्रधान कृषि तथा खेतों के लघु आकार, चौथा है प्राचीन कृषि पद्धति, पांचवा है निर्वाह फसलों का उत्पादन और छठा है व्यापक निर्धनता इत्यादि। अब जो पांचवा मैं चर्चा करने जा रहा हूं कृषि प्रदेश के बारे में वह है चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि। इसके अंतर्गत क्या है, इस प्रदेश की अधिकांश विशेषताएं चावल प्रधान सघन कृषि जैसी होती है। भूमि का सघन उपयोग करने के साथ साथ मानव श्रम तथा कुछ हाथ से प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में कृषक शुष्कता सहने वाले खाद्यान्न उगाते हैं। उत्तरी चीन के मंचूरिया, कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी पश्चिमी भारत आदि के अधिकांश भागों में गेहूं, सोयाबीन, जौ, कौलियांग आदि प्रमुख रूप से उगाई जाती है। इस प्रदेश में भी पशुपालन चावल प्रधान सघन कृषि प्रदेश जैसा ही होता है। तो ये आज के क्लास में आपने देखा, आपने जाना कि विश्व को अलग अलग कृषि प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से मैं आज मुख्य रूप से 5 कृषि प्रदेश का आपसे चर्चा किया, जिसमें पहला मैं किया चलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा किया स्थानांतरित कृषि प्रदेश, तीसरा किया प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, चौथा किया चावल प्रधान गहन निर्वाहन कृषि प्रदेश और पांचवा किया चावल रहित सघन निर्वाहक कृषि प्रदेश। तो ये आज का इतना मैं चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है इसको आप भलीभांति समझ गए होंगे, और यदि अब भी समझने में कोई समस्या हो रही है तो आप स्वाध्याय करेंगे, और तब भी यदि दिक्कत होती है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मुझसे संपर्क करेंगे, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को रखेंगे तो मैं फिर से इसके लिए आपसे अलग चर्चा करूंगा। मिलता हूं फिर इसके अगले भाग को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।